नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में धावी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। पंचायत चुनाव पर भी आ सकता है प्रस्ताव। मोदी सरकार के 11 साल पर कांग्रेस ने बोला हमला। करण माहेरा ने कहा, उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न बढ़ा, पेपर लीक हुए, नोटबंदी से आम आदमी हुआ परेशान। केची धाम मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। हल्द्वानी से काठगोदाम तक बना ट्रैफिक रूट प्लान, 15 जून को लगेगा भव्य मेला। खटीमा तहसील में एक व्यक्ति ने खुद को लगाई आग, 60% झुलसा, गंभीर हालत में हायर सेंटर किया रेफर। जमीन के बंटवारे को लेकर था परेशान। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया 6 दिन का अलर्ट, तेज हवा चलने की भी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धामी मंत्रिमंडल की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सम्मुख रखी जाएगी, जिस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है कि परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही रोगी कल्याण समिति पर भी मोहर लगा सकती है। शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मोहर लग सकती है। इसके अलावा देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव पास हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे जिन पर आज मोहर लगने की संभावना है? निश्चित रूप से उत्तराखंड में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। अगर इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में जो अभी त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार देरी हो रही है, उसको लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और संभावना भी यही जताई जा रही है कि आज जो बैठक होगी इसमें पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि प्रशासकों की जो तय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है और प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई तक अभी सरकार ने बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आरक्षण जिससे संबंधित यानी चुनाव में जो आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन है पंचायती जो राज विभाग है वो भी जारी कर दिया और ऐसे में 19 जून को जो है आरक्षण प्रस्ताव को आरक्षण जो है उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज विभाग की ओर से सौंप दिया जाएगा। यही वजह है कि जो धामी मंत्रिमंडल की बैठक है इसको लेकर यही माना जा रहा है कि आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको लेकर बड़ा जो निर्णय है वो उसकी आने की संभावना है। इसके अलावा अगर कैबिनेट की बैठक में बात हम कर लें तो आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जो प्रक्रिया है उसको सरल किस तरीके से बनाया जाए इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है कि उत्तराखंड में जो परिवार रजिस्टर नकल है उसके जरिए अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे, इस पर जो है रोगी कल्याण समिति की मुहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया है उसमें सरकार पारदर्शिता लाने पर जोर दे रही है और ऐसे में विभाग ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से जो है ऑनलाइन करने का जो है प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया और माना यह भी जा रहा है कि आज जो है मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो देहरादून के रायपुर क्षेत्र में काफी समय से इस चीज को लेकर बात लगातार हो रही है कि रायपुर में जो भूमि है
उसको फ्रीज मुक्त किए जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की विधानसभा, नई विधानसभा का प्रस्ताव वहां पर है, और ऐसे में इसको लेकर जो वहां पर की जमीनें हैं उसको फ्रीज कर दिया गया था। तो अब माना यह जा रहा है कि जो फ्रीज की गई भूमि है उसको मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है ये पास हो सकता है। और इसके अलावा बात कर ली जाए तो जो 8 शहरों में 23 खेल एकेडमी बनाने को लेकर जो लेगेसी प्लान ड्राफ्ट हुआ था उसको मंजूरी मिलने की आज संभावना है। इसके साथ ही साथ नंदा गौरा योजना के तहत जो बालिकाओं को वर्तमान में लाभ मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने में जो सरकार सहायता करती है, उससे संबंधित जो राशि होती है उस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है, क्योंकि लास्ट जो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की ठोस नीति आई थी वो तकरीबन 2014 में आई थी, जिसके लिए 8 साल नियमितीकरण किया गया था। तो ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर आज उपनल कर्मचारियों के लिए जो है खुशखबरी आ सकती है और उनके लिए नियमितीकरण की ठोस नीति बन सकती है। जी मार्शल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने बढ़ते महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, नोटबंदी को लेकर हमले बोले। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने टीकाकरण का श्रेय लिया, उनके राज में युवा, साथ ही कहा कि उनके राज में युवा घंटी थाली बजाकर के कोरोना काल में सड़कों पर नजर आए। सारी दुनिया मजाक उड़ा रही इस भारत की, जिसको कहा जाता था अध्यात्म का केंद्र, जो सबसे पढ़ा लिखा लोगों का देश, जिसने शून्य की खोज करी, जीरो की खोज करने वाला है भारत, आर्यभट्ट का भारत शर्मिंदा है आज। और आपके कृत्य अभी भी नहीं रुके हैं। इसलिए 11 साल शून्य, और जो बात इनके मुख्यमंत्री कह रहे, जो बात इनका संगठन कह रहा है, उनको अपने दिल में हाथ रख के बताने से वो कर क्या रहे हैं। केवल और केवल अगर कुछ किया है तो इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है। खचीमा तहसील परिसर में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया, तब तक वह लगभग 60% झुलस चुका था, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नारायण सिंह गाँव का रहने वाला था, जो परिवार के आपसी जमीन के बंटवारे को लेकर परेशान था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। 108 से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% बर्न है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बर्न सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफ़र कर दिया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुंदर बहादुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुंदर, यहाँ एक अधेड़ व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की है, क्या कुछ है पूरा मामला, अपडेट क्या है? मामला है सुता कि जब अधेड़ व्यक्ति लगभग शाम के वक्त में तहसील परिसर में पहुंचता है और अपनी स्कूटी इस पे आता है और स्कूटी खड़ी करता है और अचानक से बोतल से ज्वलनशील पदार्थ निकालकर अपने ऊपर डालकर आग लगा देता है। और आनंद फानंद में तहसील परिसर में खड़े लोगों ने भागकर बमुश्किल उसकी आग को बुझाया, और जो कि 60% लगभग जो कि 60% जल चुका है वो व्यक्ति, और उसे 108 के माध्यम से मौके पर पुलिस पहुंची और 108 के माध्यम से नागरिक चिकित्सालय खटीमा में ले जाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामला है कि जो संज्ञान में मामला आया है कि परिवार में 3 भाई थे, जिनकी आपसी जो जमीन का बंटवारे को लेकर काफी समय से व्यक्ति परेशान चल रहा था, और यही आपसी विवाद बताया जा रहा है। जी सुंदर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
कीर्तिनगर के स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर मोटी कमाई का झांसा देकर 5.5 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस की साइबर सेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। बता दें, कीर्तिनगर निवासी सौरभ कुमार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी, उन खातों की डिटेल के आधार पर ही साइबर सेल आरोपी तक पहुंची। आरोपी की पहचान अर्पित जैन के रूप में हुई है। वहीं पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र में जेसीबी से युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवीण को हरियाणा से गिरफ्तार किया। बता दें, 7 जून की रात को प्रवीण ने विवाद होने के बाद सुमन देवरानी की हत्या जेसीबी से कर दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी हरियाणा में छिपा हुआ है, जिसके बाद एक टीम हरियाणा भेजी गई। पुलिस ने हरियाणा से प्रवीण को गिरफ्तार किया। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के केंची धाम में 15 जून को हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में हल्द्वानी से केंची धाम तक यातायात व्यवस्था प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें केंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं को काठगोदाम और हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से सचल सेवा के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अलावा दोपहिया वाहन भी 15 जून को केंची धाम तक नहीं आ पाएंगे। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर 100 वाहनों का इंतजाम कर प्रशासन सचल सेवा चलाएगा, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। जो हमें निर्देश मिले हैं उसके द्वारा ये कहा गया है कि पूर्व की भांति इस बार भी काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी जो हमारा रोडवेज स्टेशन केमो स्टेशन है वहाँ से मेले के दृष्टिगत शटल सेवाएं चलाई जाएंगी और लगभग इस दोनों स्थानों से 100 बसों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें एक अलग कलर कोड की भी इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं। और इसमें चूँकि हमारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी समन्वय स्थापित हुआ है। जो फोरनून है उसमें करीब 6 ट्रेन्स आती हैं, तो जब भी उनके यहाँ पहुँचने का समय होगा उसी के अनुसार वहाँ पर बसों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बाबा नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस पर कई भव्य कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं। ऐसे में यातायात सुचारू रहे, यातायात की व्यवस्था सही रहे, इसके लिए शटल सेवा भी शुरू की गई है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस प्रकार से बाबा नीम करौली महाराज जी का जो है जन्म जो है यहाँ 15 जून को जो है उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो नीम करौली महाराज जी सिर्फ उत्तराखंड और भारत में नहीं विश्व प्रसिद्ध जो है उनका धाम अब माना जाने लगा है। और 15 जून को भारी संख्या में या ये कहें कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है स्थापना दिवस वाले दिन पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो यातायात व्यवस्था है, क्योंकि पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर जो है सड़कें जो है संकरी होती है या कम जगह होती है, तो ऐसे में जो है आवागमन करने के लिए स्थानीय लोग हों चाहे पर्यटक हों काफी दिक्कतें होती है। हालांकि इस बार जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से ठोस कदम उठाए और शटल सेवा चलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 200 के आसपास जो है रोडवेज के द्वारा रोडवेज जो है वो बसें चलाएगा और इसके अलावा जो भी ट्रेन काठगोदाम तक आती हैं वहां पर भी जो है बसों की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की गई है, ताकि बसों से भी जो है कैंची धाम तक के लिए शटल सेवा के माध्यम से श्रद्धालु वहां पर पहुंच सके और बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन कर सके। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि 15 जून को कैंची धाम तक कोई भी दोपहिया वाहन नहीं जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि दोपहिया वाहन से जब लोग पहुंचते थे तो ऐसी कंडीशन बन जाती थी कि आवागमन अवरुद्ध हो जाता था, लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने जो है ठोस और अहम निर्णय लेते हुए सभी दोपहिया वाहनों को कैथी धाम में प्रवेश के लिए पूरी तरीके से वर्जित कर दिया। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हर वर्ष के मुकाबले जो स्थिति बनती है वो स्थिति इस बार ना बने और यातायात व्यवस्था बनी रहे और ट्रैफिक जाम जो है उससे जो है निजात मिल सके श्रद्धालुओं को। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं चंपावत के लोहा घाट से खबर है, जहां कालू सैयद बाबा की मजार में मनाए जाने वाले उर्स मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है। मुत्तावली बाबा हसमत और कमेटी अध्यक्ष जोली ने बताया कि इस बार 13 जून से 15 जून तक कालू सैयद बाबा की मजार में 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया जाएगा। बाबा की मजार को रंग रोगन कर चमकाया जा रहा है। 13 जून को उर्स का मिलाद यानी कि शुभारंभ किया जाएगा। 14 जून को चादर पोशी होगी। 15 जून को मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी जाएंगी। कुल शरीफ के साथ उर्स का समापन किया जाएगा। उर्स में शामिल होने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में जायरीन लोहा घाट पहुंचेंगे। उन्होंने समस्त नगर वासियों से उर्स को सफल बनाने की अपील की। 13 तारीख को जो है शुभारंभ होगा इसका। 13 तारीख के दिन जो है बाबा के यहाँ ये पूजा पाठ चलेगी, कुरान खानी चलेगी और बच्चों का कुरान खानी करेंगे बच्चे जो है अपने। और शाम को जो है मिलाद शरीफ होगी। और 14 तारीख को 5 बजे बाबा के आस्थाने से चादर आएगी, जो कि सारे ये मेंबर लोग जितने भी सदर लोग हैं ये बाजार में होते हुए सीधे जो जैसे हर साल आता है वैसे आएगा। और शाम को यहाँ पर लंगर होगा। जो बाहर आज जितने भी बाहर हमारे मेहमान लोग आएंगे वो लंगर खाएंगे। लंगर में खाना खिलाया जाएगा। हमारी उर्सी की तैयारी बड़ी जोर शोरों में चल रही है। हमारा 14 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 13 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 15 तारीख तक का चलेगा। जो फर्स्ट दिन हमारी मिलाद शरीफ वगैरह होगी, दूसरे दिन हमारी कव्वालियाँ होंगी चादरपोशी के साथ और उसके बाद तीसरे दिन हमारा कुल शरीफ होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में शराब पीकर गाड़ी चलाने से कई लोगों की मौत हो रही है। बढ़ती सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती की है। साल शुरू किए गए अभियान में पुलिस ने 300 से ज्यादा वाहन जब्त किए, क्योंकि उनके ड्राइवर शराब के नशे में पाए गए। बता दें, पौड़ी में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है। इसमें ड्राइवर का लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। देखिए, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हम लोग रोड एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं उनको बहुत सीरियसली हम लोग टेकअप करते हैं, जिसमें मोस्टली जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से या रैश ड्राइविंग की वजह से होते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो ड्रंकन ड्राइविंग है उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं और जो यंगस्टर्स जो कि रैश ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। ज़िले भर में हमारे इस वर्ष में 300 से ज़्यादा हम लोगों ने वाहन ड्रंकन ड्राइविंग में सीज भी किए गए हैं और आगे भी हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। उत्तर और मध्य भारत में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। ऐसे में हालात को देखते हुए उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने कहा कि पार्क का ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर और मध्य भारत में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। ऐसे में हालात को देखते हुए उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने कहा कि पार्क का ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। बारिश की वजह से हर साल जंगल का रास्ता काफी खतरनाक हो जाता है। कीचड़ और फिसलन से सैलानियों के वाहन रास्ते में फंस जाते हैं। नदी नालों के उफान पर रहने की आशंका बनी रहती है, जिससे पार्क के अंदर पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है और जो भी नाइट स्टे की यहाँ पे बुकिंग्स होती हैं वो 15 जून के बाद से नहीं होंगी। लास्ट जो नाइट स्टे रहेगा वो 14 को रहेगा और हर वर्ष की भांति मानसून में इस वर्ष भी नाइट स्टे को पूरे टाइगर रिजर्व में 15 तारीख से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल और मई का जो लास्ट ईयर से 24 से तुलना करें तो इसमें लगभग 6000 पर्यटक ढिकाला में ज्यादा आए। लगभग 1 लाख पर्यटक। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक बंद रहता है। कॉर्बेट प्रशासन ने कहा है कि ढिकाला जोन के साथ साथ कॉर्बेट पार्क के सभी पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा भी
15 जून से बंद रहेगी। हालांकि सैलानी झिरना, ढेला और गर्जिया में सैर कर सकते हैं। जंगल सफारी के लिए ये जोन साल भर खुले रहते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।